इस समय हम मौजूद हैं इंदौर उप वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं उप वन मंडल अधिकारी अमित सोलंकी जी। अमित सोलंकी जी, हमारा सवाल ये है कि इंदौर के टिम्बर मार्केट में जो प्रतिदिन अवैध रूप से लकड़ियां आ रही है, जिनकी संख्या कम से कम 25 से 50 ट्रकों, छोटी बड़ी गाड़ियां लेकर के 25 से 50 ट्रक लकड़ी की आवक जावक होती है। गत दिनों राला मंडल रेंजर साहब के द्वारा 2 गाड़ी पकड़ी गई थी। दोनों गाड़ी में टीपी मौके पर बताया गया था, परंतु उसको जांच के लिए राला मंडल डिपो में ला करके गाड़ी खड़ी की गई थी, जिसमें से एक वाहन को कल छोड़ दिया गया है। इसको लेकर के क्या कहना आपका? जीएनटी मार्केट को लेकर आपके द्वारा जो बताया गया कि अवैध वाहन आ रहे हैं, उसी की शिकायत हमारे वन मंडलाधिकारी को भी प्राप्त हुई थी। उक्त हेतु वन मंडलाधिकारी महोदय इंदौर श्री लाल सुधाकर सिंह साहब के द्वारा एक दल गठित किया गया था, जिसमें सातों दिन रात्रि गश्त और जितने भी प्रकार के अवैध काम हो रहे हैं उसकी जांच करना था। उसी के तारतम्य में प्रीति शाक्य मैडम, जो फिलहाल राला मंडल में डिपो रेंज ऑफिसर हैं, उनके द्वारा गश्ती की गई। गश्ती में उनको 2 वाहन रात्रि में उनको मिले। उसमें से 2 वाहनों की टीपी, दोनों वाहनों में टीपी थी। दोनों वाहनों की टीपी में जांच करने पर उनको एक वाहन जो शत्रु का जिसमें टीपी में अंकित था, उसको लेके संशय था। दोनों वाहनों को लेके राला मंडल आए। चूँकि टीपी उस शत्रु का जिस टीपी में अंकित था, वो अशोकनगर मुंगावली से जारी हुआ था। उसके तारतम्य में हमारी जो परिक्षेत्र अधिकारी इंदौर, उनके द्वारा उनको लेटर लिखा गया कि ये शत्रु का किस प्रजाति का नाम है, आप स्पष्ट करें। उनके द्वारा बताया गया कि शत्रु का जनरली सतकटा होता है और उसमें आम नीम बबूल की लकड़ी है। तो वह वहाँ से स्पष्ट हो गया। उसके बाद में टीपी में जितना माल था उसको मौके पर मिलान उन्होंने करवाया। मिलान करने पर टीपी की सत्यता साबित हो गई और टीपी में जो भी अंकित था वो सही पाए जाने पर फिर उसे निर्मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा वाहन था, उसमें उस वाहन में जो टीपी में आम अंकित था वह प्रजाति में, पेड़ की प्रजाति में, लेकिन मौके पर नीम की बबूल की लकड़ियां थी, इसलिए उस पे वन अपराध प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। जिस गाड़ी में नीम की लकड़ी है और टीपी बबूल की थी, जिस पे आपने कहा कि वन अपराध दर्ज किया जा रहा है, यह क्रिमिनल ऑफेंस है ना? कि अगर आपकी गाड़ी में लकड़ी कुछ और है और वन विभाग के नाकों में कुछ और टीपी प्रदर्शित करते हुए इंदौर तक परिवहन कर लिया गया, तो ये आपराधिक कृत्य है। इस पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये एक साधारण अवैध परिवहन की श्रेणी में तो नहीं आएगा ना? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक क्रिमिनल ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं, ये वन अपराध है, टीपी से संबंधित अपराध है। इसलिए फॉरेस्ट को स्पेशल ये अधिकार दिया गया है, स्पेशल एक्ट इसके लिए बनाया गया है, इस पे अपराध दर्ज करने के लिए। इसीलिए वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। और उसमें जो वन अपराध में जो हमारी भारतीय वन विधि, जिसमें भारतीय वन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है, उसके तहत ही वन अपराध प्रकरण दर्ज करके जो भी कार्रवाई उस पर आगे होगी, चाहे राजसात की हो या अन्य कोई कार्रवाई हो, वो की जाएगी। एफआईआर का जहाँ तक सवाल है, तो एफआईआर चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट से होता है, लेकिन पुलिस भी अगर इसको दर्ज करना चाहे तो वन अपराध प्रकरण में ही दर्ज करेगी। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा ही इस पर लगाएगी। तो चूंकि फॉरेस्ट ऑफिसर स्पेशली बनाया गया है, फॉरेस्ट वन विभाग बनाया गया है, तो इसलिए भारतीय वन अधिनियम के तहत फॉरेस्ट वालों ने इसको वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। मैं फिर आपसे समझना चाह रहा हूँ साधारण भाषा में कि एक व्यक्ति के पास अगर लकड़ी का परिवहन से संबंधित दस्तावेज नहीं है तो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार वन अपराध दर्ज होगा। लेकिन वही व्यक्ति बनावटी टीपी, टेम्पर टीपी, फर्जी टीपी से परिवहन करता है, तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं होगा? और यह वन विभाग का काम है कि अगर आपने पकड़ा है उस गाड़ी के अंदर और कागज दूसरे प्रस्तुत किए गए हैं, साक्ष्य दूसरे बताए जा रहे हैं, लकड़ी कुछ और है, तो इसका ये तो वन विभाग का काम है ना कि पुलिस को ये जांच और कार्रवाई करने के लिए सौंपे। फॉरेस्ट ऑफिसर बिल्कुल सक्षम है भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में। कार्रवाई केवल वाहन पे नहीं होती है, उस व्यक्ति पे भी होती है। उसके लिए भी वही नियम लागू होते हैं जिस प्रकार से कोर्ट में पुलिस अधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत करता है अपराधी को, उसी प्रकार वन अधिकारी भी वन अपराधों में
सक्षम है किसी भी अधिकारी पे बाकायदा कार्रवाई करने में, किसी भी व्यक्ति पे जिसने अपराध किया है, और उस वाहन के लिए स्पेशली एसडीओ या ऊपर के उच्च स्तर के अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया है कि आप वाहन पे कार्रवाई करें। परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा जनरली आमतौर पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। उसमें वही कार्रवाई होती है जो पुलिस अधिकारी करता है, बाकायदा कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको जेल होती है। वो कार्रवाई के लिए वन विभाग ही इसके लिए गठन किया गया है। जो लकड़ी का वाहन पकड़ा गया है ना, उसमें ड्राइवर है, ड्राइवर भी भाग चुका है, गाड़ी राला मंडल डिपो में खड़ी है, लकड़ी किसकी है उसका भी पता नहीं है। आप कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? साधारणतः आप जो कह रहे हैं वन विभाग कार्रवाई करता, वन विभाग अवैध लकड़ी के परिवहन पे कार्रवाई जब करता है जब उसके पास टीपी नहीं है। और उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए जो प्रक्रिया है, किसी भी अवैध लकड़ी के ट्रक को अगर पकड़ा जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? जरा विस्तार से बताइए। दंड करके छोड़ा जाता है कि राजसात किया जाता है? देखिए, जैसे ही कोई वन अपराध या कोई वाहन जिसमें टीपी या तो फर्जी टीपी है या टीपी ही नहीं है, अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले अगर वो वाहन से परिवहन कर रहा है तो वाहन और अपराधी, अगर अपराधी पकड़ में आ गया तब तो उस पे अपराधी पे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, उसको उसकी जांच करके उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ में वाहन के लिए एक अलग कार्रवाई चलेगी, वो एसडीओ कार्यालय में चलेगी, तो उस पे राजसात की कार्रवाई चलेगी और उस व्यक्ति पे कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। ये होती है जनरली। अब जैसे इस केस में आप बता रहे हैं कि अपराधी भाग गया है, तो चूंकि ये प्रकरण 2 दिन पुराना है, इस पे जांच चल रही है, हमारी टीम उस व्यक्ति को खोज रही है, उस व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है और बहुत जल्द अगर वो पकड़ में आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है आ ही जाएगा, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर उसको कोर्ट में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो करेंगे। ये लकड़ी कहाँ से लाई जा रही थी और इंदौर में किसके पास लाई जा रही थी, कुछ जानकारी है? ये लकड़ी चूंकि अशोकनगर से लाई जा रही थी, अशोकनगर नहीं, ये दूसरी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसमें नीम भरा हुआ और बबूल का कागज बताया गया। ये अभी चूंकि रेंज ऑफिसर से प्रतिवेदन आ रहा है, वो प्रतिवेदन आएगा तो उसमें और मैं अब डिटेल में बता दूंगा उसको। रेंज ऑफिसर के द्वारा सीहोर बताया गया। हाँ नहीं, उनका एक प्रतिवेदन आ जाए, चूंकि प्रतिवेदन में पूरी बातें स्पष्ट रूप से लिखी होगी, वो जैसे ही आ जाता है मेरे पास में, उन्होंने विशेष वाक्य के हस्ते भेज रही हैं वो, तो वो जैसे ही आ जाएगा तो मैं उसको पूरी डिटेल बता दूंगा आपको कि कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। अच्छा, ये जो पहली गाड़ी कल छोड़ी है उसका स्पॉट पे जाकर के मिलान किया गया था कि जो ट्रक में लकड़ी लोड है और जो वहाँ से लकड़ी लोड हुआ है दोनों लकड़ी सेम है कि अलग है? हाँ, रेंज ऑफिसर मुंगावली से बकायदा पत्र में बात की गई थी, जहाँ से ये गाड़ी लोड हुई थी, उनके द्वारा इस टीपी की, उस वाहन की और उस वाहन में रखे जो भी कास्ट की, उसकी सत्यता को लेकर बकायदा एक लेटर रेंज ऑफिसर इंदौर को लिखा गया है। चूँकि वो भी एक रेंज ऑफिसर स्तर के अधिकारी हैं, तो अगर वो लेटर में या प्रतिवेदन के माध्यम से लेख कर रहे हैं तो ये माना गया कि वो सही बात कर रहे हैं। नहीं, उनके द्वारा जो आपको जवाब दिया गया हमारी जानकारी में, उन्होंने सिर्फ शत्रुका की आपको परिभाषा बताई है, जबकि फॉरेस्ट एक्ट में या फॉरेस्ट में कहीं भी शत्रुका नाम का कोई प्रजाति होता नहीं है। लकड़ी वाहन के अंदर जो लकड़ी भरी जाती है परिवहन अनुज्ञा पत्र में, उस लकड़ी का प्रजाति लिखना होता है। आम है तो आम लिखा जाएगा, नीम है तो नीम लिखा जाएगा। इसका मतलब यह भी संदेह के दायरे में है ना कि मुंगावली रेंजर के द्वारा जो परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जा रहा है वो लकड़ी माफियाओं को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से जारी किया जा रहा है। जब उसमें बबूल की लकड़ी है तो बबूल का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शत्रुका नाम की कोई प्रजाति होती ही नहीं है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, या कहीं भी शत्रुका नहीं होता। तो शत्रुका कौन सी स्पेशल ऐसी प्रजाति उन्होंने बना के और आपको शत्रुका की परिभाषा बता दी कि शत्रुका ये होता है, जबकि उनसे आपको ये प्रतिवेदन आना चाहिए था कि वाहन के अंदर जो लकड़ी भरा हुआ है वह लकड़ी मेरे द्वारा मेरे समक्ष लोड करवाया गया और वही लकड़ी है। और इंदौर रेंज को वहाँ मौके पे जाकर के ठूठ से लकड़ियों का मिलान करना था। वाहन के अंदर जो लकड़ी है बबूल के बड़े बड़े लट्ठे हैं, किसी भी लट्ठे के ऊपर गोलाई लंबाई कुछ भी अंकित नहीं है और बिल्कुल ताज़ी और गिली कटी हुई लकड़ी है, जो हमने आंखों से देखा है और हमने जिसके वीडियो हमारे पास है और हमने उसको खबरें भी चलाई है। एक बिल्कुल ताज़ी कटी हुई लकड़ी का परिवहन अनुज्ञा पत्र तत्काल जारी नहीं होता। परिवहन अनुज्ञा पत्र के लिए आपको भी पता होगा, पहले पेड़ की कटाई होती है, फिर उसकी लॉगिंग होती है, मार्किंग होती है, उसके बाद वन मंडल स्तर पे अनुमति के लिए जाता है, फिर रेंज तक जाता है, फिर वापस वहाँ से अनुमति जारी होती। इस प्रक्रिया में कम से कम महीने 2 महीने लगते हैं टीपी जारी होने में। ताज़ी लकड़ी और महीने 2 महीने पुरानी लकड़ी में फ़र्क तो दिखता ही है ना। देखिए, चूँकि राजस्व या निजी भूमि पर एक दर्पण पोर्टल है, जिसमें आम आदमी यदि उसके खेत में या उसके निजी घर में आम, नीम, बबूल या कोई ऐसी प्रजाति जो इमारती नहीं हो,
उस प्रकार की कोई पेड़ हटाना चाहता है तो दर्पण पोर्टल पे आवेदन करता है। दर्पण पोर्टल चूँकि पंचायत के माध्यम से ऑपरेट होता है, उस पे अनुमति मिलने के बाद में वो टीपी के लिए अप्लाई करता है। आजकल टीपी हो रही है एनटीपीएस सिस्टम से हो रही है। एनटीपीएस सिस्टम अभी-अभी लागू हो रहा है, जिसमें कई समस्याएँ हम लोग भी फेस कर रहे हैं। कल ही इसके लिए एक वर्कशॉप भी जारी की गई थी। जहाँ तक शत्रुका की बात है, तो सतकटा जनरली जो जलाऊ प्रजातियों के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसमें जनरली आम, नीम, बबूल की लकड़ियों को हम लोग इकट्ठा सतकटा बोलते हैं। ये हमारे उसमें बाकायदा निस्तार पुस्तिका में भी आपको मिलेगा। तो ये सतकटा था। परिक्षेत्र अधिकारी मुंगावली द्वारा भी यही बात की गई कि वो सतकटा है और सतकटा में चूँकि आम, नीम, बबूल था, तो उसी को लेके उसी को साक्ष्य मानते हुए गाड़ी में कोई कमी या उसकी टीपी में कोई कमी नहीं पाई गई। इसीलिए रेंज ऑफिसर के द्वारा उक्त गाड़ी को निर्मुक्त किया गया। इस संबंध में सीसीएफ साहब से परसों बात हुई थी। उनका ये कहना था कि स्पॉट पे जाके इसका अवलोकन करवाया जाएगा, जांच होगी पूरी। गाड़ी छोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी कि भी स्पॉट निरीक्षण करवाना उचित नहीं समझा गया और गाड़ी को रिलीज कर दिया गया। पहले रेंजर के द्वारा ये हम लोगों को बताया गया कि उप वन मंडल अधिकारी को दस्तावेज दे दिए गए, वहाँ से गाड़ी के संबंध में जो भी आदेश जारी होगा वहीं से होगा। परंतु आपसे कल बात करने पर यह पता चला कि आपके यहाँ ऐसा कोई दस्तावेज वहाँ से आया ही नहीं और गाड़ी उनके द्वारा रिलीज की गई है। इसके संबंध में क्या कहना है आपका? इस मामले में कुछ हस्तक्षेप या कुछ आपके द्वारा आदेश जारी किए गए थे गाड़ी छोड़ने के लिए? नहीं, मेरे द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जनरली आप इसको ऐसा समझिए कि जो कार्रवाई हुई थी उसमें सबसे पहले तो सीसीएफ साहब के द्वारा जो बताया गया उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके आदेशों की पूरी पालना होगी। जहाँ तक मेरा ये मानना है, पहले मैं अपना क्लियर कर दूं कि मेरे ऑफिस से कोई दस्तावेज या रिलीज संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, रेंज ऑफिसर के द्वारा अवगत कराया गया था कि जिस प्रकार, एक उदाहरण के लिए मानिए कि हम लोग जैसे पुलिस वाले ही एक बैरियर बना के गाड़ियों की जांच करते हैं। गाड़ी की जांच में उनको कुछ संदिग्ध मिला और उस संदिग्ध की तलाशी लेने पर उनको क्लियर हो गया कि नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है, नियम अनुसार है। तो जिस प्रकार पुलिस वाले उनको जैसे गाड़ी को जाने देते हैं, उसी प्रकार की ये कार्रवाई की गई थी। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। हाँ, लेकिन चूंकि सीसीएफ साहब ने अगर इस प्रकार बताया तो बिल्कुल उस पर जांच उन बिंदुओं पर बिल्कुल की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी का जो भी आदेश होगा वो पालना किया जाएगा। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि गाड़ी में जांच में दस्तावेज सही थे, तो अगर दस्तावेज सही थे तो टिम्बर मार्केट से राला मंडल में उस गाड़ी को लाने का क्या औचित्य था? वहीं पे आप रेंजर से बात कर लेते कि भैया क्या है और वहीं रिलीज हो जाता। फिर उस गाड़ी को या तो फिर बेवजह लाया गया। जब उसमें दस्तावेज सही थे और आपको सिर्फ रेंजर से ही ये पता करना था कि ये शत्रुघ्न की परिभाषा क्या है, तो गाड़ी को 3 दिन तक राला मंडल डिपो में लाके खड़ा करने का क्या औचित्य था? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टीम थी, ये टीम नया एक दल गठन हुआ था। रात्रि में इनके द्वारा गश्त किया जा रहा था। तत्समय में चूँकि एक हमारी जो राला मंडल की रेंज ऑफिसर है प्रीति मैडम, उनके द्वारा ये गाड़ी जब्त की गई। रेंज ऑफिसर जो हमारी संगीता है, उनके द्वारा ये गाड़ी जब्त नहीं की गई थी। गाड़ी जब्ती दल के द्वारा की गई थी और शत्रुका का फ़ोन पे कंफर्म करने से अच्छा है कि चूँकि उसमें लिखित में था, तो लिखित में ले लिया जावे, वो ज़्यादा ठीक है। तो लिखित के लिए लेके आए थे ताकि प्रॉपर ये हो जाए कि उसमें जो लिखा हुआ वही है। वो उसको एक टंकन त्रुटि मानते हुए उन्होंने वो कार्रवाई की थी कि टंकन त्रुटि जो हमारे हमारे जो रेंज ऑफिसर मुंगावली जिन्होंने बताया कि उसमें एनटीपीएस जो हमारा एक नया सिस्टम है आ रही है, तो उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये सतकटा है और उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया है। जब लिखित में दे दिया है, ये भी बताया कि चूँकि ये ऑनलाइन टीपी का सिस्टम अभी-अभी नया चालू हुआ है, जिसमें कुछ समस्याएँ आ रही है, सभी लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं। उसी को लेते हुए उन्होंने ये कार्रवाई की है। आपका कहना है कि पत्राचार तो व्हाट्सएप पे ही किया गया है ना? यहाँ से व्हाट्सएप भेजा गया, वहाँ व्हाट्सएप से जवाब आ गया। इतनी तेज गति से कार्रवाई जनता के किसी भी मुद्दे पर वन विभाग करता है क्या? कि गाड़ी पकड़ी गई, 2 घंटे के अंदर व्हाट्सएप से वहाँ चला गया, उधर व्हाट्सएप से जवाब आ गया और गाड़ी छूट गई। जनता के मुद्दों पे इतनी तेजी तो कभी वन विभाग में दिखाई नहीं देती। नहीं, देखिए, वन विभाग हो या कोई भी विभाग हो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने गलती नहीं की है, उसको अनवांटेडली परेशान नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक वन विभाग की बात है, आपने बताई है, कई सारे काम होते हैं, कई सारे कार्य होते हैं, त्वरित किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कामों में हो सकता है कि कुछ समय लगता होगा, लेकिन समस्त कार्य समयावधि में ही करवाने का निर्देश हमको दिया गया है।